नमस्कार, मैं मनजीत सिंह। अपने टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये क्लास 10वीं का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है। इसके 3 भाग हम पहले कर चुके हैं और अब हम इसका चौथा भाग कर रहे हैं, जिसको हमने जो सब टॉपिक है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बांटा है। अब ये असहयोग आंदोलन के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इससे पहले वाला जो भाग है, भाग नंबर 3, वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें इस असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताया गया है। फिर भी हम थोड़ा सा एक बार बता रहे हैं कि इस आंदोलन से शुरू होने से पहले यहाँ पर रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट जैसे आंदोलन हुए, जिन्होंने असहयोग आंदोलन की बैकग्राउंड को थोड़ा सा तैयार किया। अब उसके आगे की हम कड़ी में जा रहे हैं कि गांधी जी ने देखा कि रॉलेट एक्ट के दौरान हमारा जो विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि हमने रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, वो भारत के संपूर्ण हिस्से में नहीं था, वो केवल कुछ ही हिस्से में था, खास करके उत्तरी भारत में। अब गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजों का जो स्थिति है उसको अगर हमने खत्म करना है तो हमें एक मास लेवल पे, एक बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन करना होगा, और वो तभी होगा जब हम अंग्रेजों के साथ असहयोग करना शुरू करेंगे। एक्चुअली क्या था, गांधी जी ने अपनी एक किताब लिखी थी 1909 में। उन्होंने लिखा था कि भारत में अगर अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि भारतीय उनको साथ दे रहे हैं, भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। कैसे कि वो यहाँ पर पुलिस लेकर के आए, भारत के लोग उसमें शामिल हुए, आर्मी उन्होंने बनाई, उसमें भारत के लोग शामिल हुए, सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे सिविल सेवा शुरू हुई, उसमें भारत के लोग शामिल हुए, उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, उसमें भारत के लोगों ने पढ़ाई की या नौकरी की। तो अल्टीमेटली क्या था कि भारत के लोगों के जरिए ही अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी नीतियां हैं कि ऐसे लगता है कि अब उनको सहयोग करना हमारे बस की बात नहीं है। इसी बीच खिलाफत मूवमेंट में हमने देखा था कि किस प्रकार जो शौकत ब्रदर थे, अली ब्रदर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, वो किस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे, क्योंकि खलीफा के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, वो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो गांधी जी ने एक अवसर ढूंढा कि जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, हिंदू लोग तो थे ही, अगर ये मुस्लिम लोग भी साथ आ जाएं तो हम एकजुट होकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं और अपना स्वराज प्राप्त कर सकते हैं और अंग्रेजों को यहां से बाहर जाना पड़ सकता है। अब आंदोलन छेड़ने से पहले यह जरूरी था कि थोड़ी स्वीकृति ली जाए, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस में थे और कांग्रेस से अनुमति लेना, जो भी उसकी समिति थी, कार्यकारिणी समिति, उससे अनुमति लेना बहुत जरूरी था। और इसीलिए क्या किया गया, 1920 में सितंबर में कलकत्ता के अंदर एक कांग्रेस का विशेष सत्र बुलाया गया, एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। वैसे क्या होता था, कांग्रेस की जो मीटिंग होती थी, सेशन होता था, वो दिसंबर में होता था, यानी साल के एंड में दिसंबर में होता था। पर चूंकि यहाँ पर ज़्यादा जरूरत पड़ रही थी सलाह करने के लिए, इसीलिए सितंबर में कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया गया और इसमें गांधी जी ने मांग रखी कि अब हम पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलाएंगे, अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे। लेकिन इनमें से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि ये गांधी जी का जो फैसला है वो यहाँ पर रखा जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें काउंसिल्स के अंदर जाकर के अपनी जो बात है वो रखनी चाहिए और उसको बाहर अंग्रेजों के सामने जब रखेंगे तो हमारी जो बात है वो मान लेंगे। लेकिन गांधी जी उनकी इस बात से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन वाला जो प्रस्ताव है जल्दी से जल्दी पास हो जाए। 2-3 महीने चलते रहे और जब दिसंबर में जो सेशन हुआ वो नागपुर में हुआ 1920 में। ये थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से भी याद रखें कि
1920 में सितंबर में कलकत्ता में जो सेशन हुआ था वो स्पेशल सेशन था, लेकिन दिसंबर में जो सेशन हुआ नागपुर में वो रूटीन वाला सेशन था, तो हर साल के एंड में होता था। तो यहाँ पर बहस हुई और अंततः गांधी जी की बात को मान लिया गया और पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलाने की बात कह दी गई। अब ये हमने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा और बता दिया। अब ये प्रोग्राम की हमने बात करनी है कि इस आंदोलन को कैसे चलाना है। अब क्या किया, गांधी जी और जो अली ब्रदर में से शौकत अली थे, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों को बताया कि किस प्रकार हमने असहयोग करना है अंग्रेजों के खिलाफ, यानी उनके साथ किसी प्रकार का साथ नहीं देना है। अब इसको उन्होंने फेजेस में शुरू करने का प्रयास किया कि चरणों में हम इसको करेंगे, गांव में अलग, शहरों में अलग। अब शहरों में भी जब करना है तो वहां भी उन्होंने चरण बनाए। शहरों में ये कहा गया कि यहाँ पे जो शहरों में लोग रहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा उनको जो भी टाइटल दिए गए हैं, जो भी सम्मान दिया गया है, वो उसको वापस करेंगे, लौटाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि शहरों में जो लोग यहाँ सिविल सेवा में या पुलिस में या आर्मी में भर्ती हैं अंग्रेजों के द्वारा, उसको वो त्याग देंगे, वहां से अपने वो त्याग पत्र देंगे। इसके अतिरिक्त क्या कहा कि तीसरा जो फैसला किया गया या वहां पे काम शुरू किया गया कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए स्कूलों में जाना छोड़ देंगे। जो टीचर वहां पर नौकरी करते हैं या हेडमास्टर नौकरी करते हैं वो छोड़ देंगे। जो वकील हैं, कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, वो कोर्ट्स में जाना छोड़ देंगे। और इसके अतिरिक्त ये कहा गया कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। और ऐसा होना शुरू हो गया कि सारे लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने ये जो सरकारी नौकरी थी उसको छोड़ दिया और इसी प्रकार जो अपने टाइटल थे वो भी छोड़ दिए और स्कूलों में बच्चों ने, विद्यार्थियों ने जाना छोड़ दिया। हेडमास्टर और जो टीचर्स थे उन्होंने भी स्कूलों में जाना छोड़ दिया, अपने त्याग पत्र दिए। और इसी प्रकार जो वकील थे उन्होंने भी कोर्ट का जो जाना था उन्होंने छोड़ दिया। और इसी प्रकार जो विदेशी वस्त्र थे उनकी होली जलाई गई, बोन फायर जलाई गई। और इसी प्रकार जो शराब के ठेके थे उनकी पैकेटिंग की गई, उनको भी बंद किया गया। और जो भी अन्य विदेशी चीजें थी उनको भी बंद करने का प्रयास किया गया, उनका भी प्रयोग ना करने का कहा गया कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये काम हुआ, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से पूरी तरह से ये शहरों में सफल नहीं हो सका। पहली बात क्या थी, जब ये कहा गया कि हम विदेशी वस्त्र जो है उनका प्रयोग नहीं करेंगे, फॉरेन जो इंपोर्टेड क्लॉथ्स हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कपड़ा था खादी वो बहुत महंगा था। उसकी तुलना में जो इंपोर्टेड क्लॉथ्स आ रहा था वो सस्ता था, जबकि जो खादी था वो महंगा था। अब हर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों ने वो विदेशी जो वस्त्र थे उनको डालना शुरू कर दिया, मजबूरी थी। दूसरी बात क्या हुई, ये कहा गया था कि हम स्कूल और कॉलेज को छोड़ देंगे, बंद कर देंगे जाना, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं अपनाई गई कि भारतीय स्तर पर, भारत में इतने बड़े स्तर पर स्कूल कॉलेज नहीं खोले गए कि जहां पर विद्यार्थी जाकर के पढ़ सके। इसलिए वहां पर मजबूरी में स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज में जाना शुरू कर दिया। तो ये हमने शहरों की स्थिति के बारे में बात की। अब गांव में क्या हुआ, गांव में लोगों ने गांधी जी का जो आंदोलन था इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया। उन्होंने समझा कि अब हमें आज़ादी मिल गई है, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। उन्होंने 2-3 मांगे रखी गांव के जो किसान थे कि हमारे यहाँ पे जो बेगार हमसे कराया जाता है उसको खत्म कराया जाए। बेगार आप जानते हैं क्या होता है, बेगार होता है कि जमींदार या जो ताल्लुकदार थे वो किसानों से ऐसे काम कराते थे और बदले में उनको किसी प्रकार की कोई पेमेंट या भुगतान नहीं करते थे, यानी वन साइडेड कह सकते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता था। वो चाहते थे कि ये बेगार बंद की जाए। दूसरा, उनका जो लगान था वो बहुत ज्यादा था, वो कह रहे थे कि उसको भी थोड़ा रिड्यूस किया जाए, उसको भी कम किया जाए। तीसरी बात वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो जमींदारी है, जमींदार जो है ज्यादा शोषण करते हैं किसानों का, उनका बहिष्कार किया जाए। और इस प्रकार
अवध के अंदर यहाँ पर बाबा रामचंद्र जी ने किसानों के साथ मिलकर के इस बात को पूरी तरह से सही ठहराया और इन तीनों चीजों के बारे में जोर दिया कि बेकार खत्म किया जाए, लगान कम किया जाए और जो कह सकते हैं जो वो जमींदार जो शोषण करते हैं उनको उनका बहिष्कार किया जाए। और इसी के साथ उन्होंने क्या हुआ, अवध के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर जो बाद में देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने यहाँ पर अवध किसान सभाएं बनाई, जो लगभग 300 किसान सभाएं बनी आसपास के इलाके में। और इस प्रकार ये जो आंदोलन था चल रहा था, लेकिन ये आंदोलन जो था, जो किसान थे वो कई बार वायलेंट हो जाते थे, हिंसक हो जाते थे। वो कई बार जाकर के ताल्लुकदार और जमींदार जो होते थे उनके घरों को जला देते थे, उनके ऊपर अटैक कर देते थे, बाजार लूट लेते थे। तो इस प्रकार जो गांधी जी वाला जो काम था, जो फिलॉसफी, जो दर्शन था अहिंसा वाला, वो यहाँ पर धीरे धीरे वहां पर हमें देखने को नहीं मिला। इसी प्रकार अगर ट्राइबल एरियाज की बात करें, ट्राइबल एरियाज में क्या होता था, हम ट्राइबल एरिया वो होते हैं जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं। अब वहां पे क्या होता था, जंगलों अंग्रेजों ने कुछ कानून बना दिए थे, वन कानून बना दिए थे कि कुछ वनों को आरक्षित कर दिया था कि उसके अंदर ना कोई जा पाएगा, ना वहां से कोई लकड़ी ले पाएगा, ना वहां से कोई फल ले पाएगा, ना ही वहां पे अपने जो कैटल्स हैं, जानवर हैं, उनको चरा पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक आंध्र प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी क्षेत्र है गुडेम हिल, वहां पर कुछ लोगों ने अपना एक मिलिटेंट गुरिल्ला ग्रुप बना लिया और वहां पर इसके जो नेता थे एलोरी सीताराम राजू, एलोरी सीताराम राजू वो इनके नेता थे। अब गुरिल्ला क्या होता है, आपको पता है कि गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार से छापामार युद्ध होता है जिसमें लोग सामने से अटैक नहीं करते बल्कि छिप करके वार करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो एलोरी सीताराम राजू था इनका नेता, उसने कहा कि कहा क्या वो वाकई में महात्मा गांधी जी का फॉलोअर था और उनके आदर्शों को मानता भी था। वो चाहता था कि यहाँ के लोग खादी भी पहने और ड्रिंकिंग ना करें, शराब ना पिए। लेकिन उसकी एक बात वो गांधी जी से मिलती नहीं थी। वो गांधी जी जो चाहते थे कि अहिंसा का हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन जो एलोरी सीताराम राजू था वो हिंसक तरीके से इस प्रकार अपना काम शुरू करना चाहता था। और ट्राइबल्स एरिया में उसने कई बार वहां पर पुलिस कर्मियों को या वहां पे जो दूसरे लोग होते थे अंग्रेज अधिकारी, उनको मारना शुरू किया और बाद में पुलिस वालों ने भी उनको पकड़ लिया और 1924 में इस राजू को फांसी की सजा दे दी गई। इसी प्रकार प्लांटेशंस एरिया में असहयोग आंदोलन को भी मिस इंटरप्रेट किया गया। यहाँ पे चाय के बगानों में असम के अंदर क्या था, एक अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में। उसके तहत क्या था कि इन बगानों के अंदर जब कोई आ जाएगा काम करने के लिए तो उसको आज़ादी नहीं होगी बाहर जाने की। अगर उसको बाहर जाना है तो उसको परमिशन लेकर के जाना होगा। अब जब ये पता चला कि असहयोग आंदोलन हो रहा है तो इनको लगा कि हमें आज़ादी मिल गई है और इन्होंने ये जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे थे उसको बगानों को छोड़ करके जाना शुरू कर दिया और वहां से सारे के सारे लोग निकलना शुरू हो गए। लेकिन जब वो अपना अंतिम जो अपना डेस्टिनेशन था, अपना गांव था, वहां पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि क्या हुआ इस दौरान जो रेलवे की और जो स्टीमर थे, जहाज थे, उनकी हड़ताल हो गई, जिसकी वजह से वो अपने गांव में या अपने गंतव्य स्थल पर नहीं जा पाए और जिसकी वजह से बाद में पुलिस ने उनको पकड़ा और उनकी पूरी तरह से पिटाई भी की। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो गांधी जी की बात हम कर रहे थे कि हमने सहयोग नहीं करना है, सहयोग नहीं करना अंग्रेजों के साथ और वो जो तरीका होगा वो बिल्कुल अहिंसक होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें टाउन्स को छोड़ करके बाकी जगह पर यह स्थिति हमें देखने को नहीं मिल रही। लेकिन इसी प्रकार क्या हुआ 1922 में जब यह आंदोलन चल रहा तो शहर में भी एक ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट था असहयोग आंदोलन, इसको गांधी जी को वापस लेना पड़ा। क्या हुआ 1922 में
गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, वहां पर एक जगह है चोरा चोरी। वहां पर क्या हुआ, लोग प्रदर्शन कर रहे थे अपने अहिंसक तरीके से, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो जो भीड़ थी प्रदर्शन कर रही थी, अहिंसा के स्थान पर हिंसक हो गई, वायलेंट हो गई, और उन्होंने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें बहुत से पुलिसकर्मी मारे गए। जब ये बात गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने एकदम निर्णय ले लिया कि हम इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। अब गांधी जी ने आंदोलन वापस तो ले लिया, लेकिन इसका विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि हमारा जो आंदोलन है वो एक अहिंसक तरीके से हो, नॉन वायलेंट तरीके से हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बीच में हिंसा हो रही थी तो उनका जो कह सकते हैं फिलॉसफी थी, जो दर्शन था इस मूवमेंट को आगे ले जाने में, वो इसलिए सफल नहीं हो पाया और गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन एक आशा के साथ कि हम दोबारा आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे कि हमारा मकसद क्या है और हमारे जो तरीके हैं वो क्या होंगे। अभी तक सब लोगों के बात पता नहीं चली, जैसे ही सब लोगों को पता चलेगी एक बार फिर से नए सिरे के साथ हम अपना आंदोलन किसी दूसरे रूप में हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ अगले टॉपिक में मिलेंगे हम। धन्यवाद।